कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शहर को जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दरअसल आज से 15 साल पहले सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ की ओजोन परत नष्ट हो गई, जिससे कि सूरज की किरणें डायरेक्ट अर्थ पे पड़ने लगी और वो यूवी रेस ने आधे से ज्यादा इंसानों की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। अब कुछ ही लोग अर्थ पर सरवाइव कर पाए हैं। उन्हीं में से हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फिंच था। फिंच यहाँ पर यूवी रेस से बचने के लिए सूट पे होता है और वो यहाँ खाना ढूंढ रहा था। यहाँ पर फिंच के साथ खाना कलेक्ट करने के लिए एक मिनी रोबोट था। वो जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो अपने ट्रक से और आगे जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे अलर्ट करते हुए बताता है कि जल्दी तूफान आने वाला है। अब कभी भी अर्थ पर तूफान आ जाया करते हैं, इसलिए फिंच अपना ट्रक को वापस लेकर वो जिस जगह पर रहता है वहाँ पर ले जाने लगता है। फिंच पहले जहाँ काम किया करता था अब वो वहीं रहता है। फिंच के पास एक डॉग भी होता है। फिंच जहाँ पर रहता है वो जगह काफी बड़ी है और फिंच ने अब तक काफी बुक्स इकट्ठा कर रखी हैं। वो उन सारी बुक्स को कंप्यूटराइज कर रहा होता है। दरअसल फिंच यहाँ पर एक रोबोट बनाने पर काम कर रहा था और वो उन बुक्स का इस्तेमाल उस रोबोट के इंटेलिजेंस बढ़ाने में कर रहा था, क्योंकि फिंच जानता है कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तो वो अपने डॉग की देखभाल करने के लिए इस रोबोट को बना रहा था। फिंच की काफी दिनों की मेहनत के बाद वो रोबोट फिंच की बातों पर रिएक्ट कर रहा था। फिंच अपनी इस कामयाबी से काफी खुश होता है। जब फिंच उस रोबोट को उसके डायरेक्टिव्स के बारे में बता रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तभी अचानक वहाँ की बिजली चली जाती है। फिंच जहाँ रहता है वहाँ की बिजली एक विंडमिल से आती है और वो उसे रिपेयर करने के लिए ऊपर जाता है। रिपेयर करने के बाद फिंच क्या देखता है कि दूर से एक तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है। फिंच वहाँ से अपनी लैब में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो तूफान उस तक 24 आवर्स तक पहुंच जाएगा। ये बात जानकर फिंच थोड़ा दुखी था अब, क्योंकि ज्यादा देर तक फिंच इस लैब पे नहीं रह सकता। तो वो उस रोबोट को उसकी बॉडी में शिफ्ट करता है और उसे चलना सिखाता है, क्योंकि उस रोबोट में 70% ही डाटा अपलोड हुआ था, तो उसे काफी चीजों के बारे में नहीं पता होता। और अब यहाँ पर फिंच फैसला करता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग अब भी जिंदा है। फिंच अपना सामान तैयार करके साथ में एक व्हाइट कोट लेके अपने दोनों रोबोट और डॉग को लेकर निकल पड़ता है सैन फ्रांसिस्को के सफर के लिए। काफी दूर आ जाने पर इन्हें रास्ते पर एक शहर मिलता है जहाँ पर फिंच खाने की तलाश के लिए अपने रोबोट के साथ वैन को खड़ी करके उतर जाता है। और फिंच अपने रोबोट को यह सिखा रहा था कि खाना किस तरह ढूंढा जाता है। वहाँ पर फिंच को कुछ सीड्स मिलते हैं और वो रोबोट को ये दिखाना चाहता था कि बाहर का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई है। बाहर जब वो उन सीड्स को ओपन करता है तो वो पॉपकॉर्न में बदल जाते हैं, मतलब अब अर्थ का टेम्परेचर 150 डिग्री के करीब है। और तभी फिंच देखता है कि तूफान तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा है। तो वो लोग बिना देरी किए अपनी वैन में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिंच समझ जाता है कि वो तूफान उनके पीछे है और जल्द ही वो उन तक पहुंच जाएगा। तो वो यहाँ पर अपनी वैन को एक जगह खड़ी कर उस वैन को किले से हुक कर जमीन पे गाड़ रहे थे, ताकि वैन उस तूफान के साथ साथ ना उड़ जाए। इस काम में फिंच की मदद रोबोट भी कर रहा होता है। और अब हुक करने के बाद वो लोग वैन के अंदर आके बैठ जाते हैं और तूफान भी उन तक पहुंच चुका था। वो तूफान काफी तेज था जिससे कि उनकी पूरी वैन हवा में उड़ जाती है, पर एक कील की वजह से वो बच जाते हैं, जो कि अभी भी जमीन में गड़ी हुई थी। तूफान के जाने के बाद जब फिंच और रोबोट बाहर निकल के देखते हैं तो फिंच देखता है कि उनकी वैन का टायर तूफान की वजह से फट चुका है और अगर अब उन्हें उस वैन से आगे जाना तो उसे रिपेयर करना होगा। यहाँ पर फिंच परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी जैक नहीं था। तभी यहाँ पर रोबोट उस वैन को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और फिंच से कहता है कि आप टायर को बदल दीजिए। यहाँ पर फिंच उस टायर को बदल देता है। फिंच रोबोट के काम से काफी खुश होता है और फिंच रोबोट को नाम देता है। वो उसे अब जेफ कह के बुलाएगा। अगली सुबह जब फिंच सोया होता है तो यहाँ पर जेफ डॉग की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। वो फिंच को बताता है कि मैंने इस डॉग की भाषा से ये पता लगाया है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिस पर फिंच जेफ को समझाते हुए बताता है कि वो जल्द ही तुम्हें पसंद करने लगेगा। और फिर ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिर फिंच की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी वैन को एक बिल्डिंग के किनारे रोक कर के अंदर चले जाता है और अब क्योंकि वैन के अंदर अकेला रोबोट जेफ था और उसे ड्राइविंग करना था, तो वो वैन को स्टार्ट कर वैन जिस जगह पर बिल्डिंग की साइडों के नीचे लगी हुई थी तो वो उसे आगे ले जाकर धूप में लगा देता है, क्योंकि किसी बिल्डिंग की छाव के नीचे अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पड़ती। इसलिए फिंच बिना सूट के ही उस बिल्डिंग के अंदर चले गया था। पर अब क्योंकि फिंच ने सूट नहीं पहना होता और तो और उसका सूट उस वैन में रखा था जिसे जेफ ने आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर फिंच जेफ के ऊपर काफी नाराज हो रहा होता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम वैन को पीछे ला लो, पर उससे वैन पीछे नहीं आ रही थी। तो वो अपना हाथ निकाल कर उसे बताता है कि अगर वो बिना सूट के धूप में निकलता है तो उसकी क्या हालत होगी। यहाँ फिंच जेफ को बताता है कि ह्यूमन और डॉग सन की लाइट के नीचे नहीं आ सकते क्योंकि उससे उनकी स्किन जल जाएगी। के बाद हमें फिंच को दिखाया जाता है जो कि रोबोट के साथ वैन में बैठ के आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर फिंच रोबोट को ड्राइव करना सिखाना चाहता था, तो वो उसे वैन को ड्राइव करना सिखाता है। जेफ काफी तेजी से उस वैन को ड्राइव करना सीख जाता है और अब रोबोट ही वैन को ड्राइव कर रहा होता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद
ये लोग रात होते ही एक जगह पर रुक जाते। यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत था। जेफ फिंच से पूछता है कि हम रात में क्यों नहीं सफर तय करते। फिंच जेफ को बताता है कि रात में खतरा ज्यादा होता है क्योंकि इंसान दिन में यूवी रेस की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, पर रात होते ही वो अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और अब इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। यहाँ पर लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। जेफ तुम्हें किसी भी इंसान पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना कह के फिंच वहाँ से वैन पे चले जाता है। अब अगली सुबह जेफ देखता है कि फिंच की और ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। ये देखकर जेफ फिंच से पूछता है कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पर फिंच जेफ को कहता है कि कॉल करो डॉक्टर को। मतलब कि फिंच की मदद कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों की बची होती है। यहाँ फिंच आराम कर रहा होता है और जेफ वैन को लेकर सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा होता है। वो रास्ते में देखता है कि एक शहर है। वो फिंच के लिए कुछ मेडिसिन ढूंढने के लिए अपने मिनी रोबोट के साथ एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, वो भी अकेला, बिना फिंच की मदद से। वो वहाँ पर मेडिसिन ढूंढना चाहता था। फिंच के बताए गए तरीकों से वो उस बिल्डिंग के अंदर चले तो जाता है, पर जेफ नहीं जानता कि उस बिल्डिंग के अंदर लोग भी हैं। जेफ वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा होता है। यहाँ फिंच को भी पता चल जाता है कि जेफ मिनी रोबोट के साथ एक बिल्डिंग के अंदर गया है। वो अपना सूट पहनकर अपने रोबोट के पास जाना चाहता है। तभी दूसरी ओर हम जेफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर सामान ढूंढ रहा होता है। यहाँ मिनी रोबोट भी खाने पीने का सामान कलेक्ट कर रहा था कि तभी इंसानों के बनाए गए जाल पर जाके फंस जाता है, जैसे कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिंच आकर जब अपने मिनी रोबोट को देखता है जो पूरी तरह से टूट चुका था, तो वो काफी दुखी होता है। और तभी उसे ऊपर से आवाज आती है, तो फिंच तेजी से जेफ की ओर बढ़ता है और वो जेफ तक पहुंच जाता है। फिंच जेफ पर काफी ज्यादा नाराज था। फिंच जेफ को समझा ही रहा होता है, तभी नीचे से इंसानों की आहट सुनाई देती है। यह सुनकर फिंच जेफ को लेकर तेजी से वैन की ओर भागने लगता है और वो वैन में बैठकर वहाँ से बिना देरी किए काफी रफ्तार से आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर फिंच की वैन का पीछा एक कार कर रही थी। फिंच उस कार को अपने पीछे आता देख काफी डर जाता है। वो वैन को जेफ के हाथ थमाकर अपनी पिस्टल निकालने लगता है। जेफ वैन को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन लोगों को वैन से चलते हुए काफी समय हो जाता है। अब रात हो चुकी थी पर अब भी वो कार फिंच के वैन का पीछा कर रही होती है। यहाँ पर फिंच अपनी वैन की लाइटें बुझा देता है ताकि अंधेरे पे वो कार इन्हें ना देख पाए। और ये लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे वो ढलान वाला रास्ता था। जैसे ही उन्हें कार दिखना बंद हो जाती है, तो फिंच वैन का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड घुमा देता है, जिससे कि वैन हाईवे से नीचे उतर जाती है। और वो रोबोट को कहता है कि हाईवे के नीचे के पुल पर वैन को जाके खड़ी कर दो। पर यहाँ रोबोट उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वैन ज्यादा बड़ी है पुल की तुलना पर, जैसे कि हमारी वैन का सोलर पैनल टूट जाएगा। पर फिंच उसकी एक ना सुनता और वो एक्सीलेटर पे पावर रखकर उस ब्रिज के नीचे अपनी वैन को ले जा लेता है, जिससे कि उनकी वैन के सोलर पैनल टूट जाते हैं। पर उनकी वैन अब भी अंदर नहीं गई थी और वो कार उनके करीब आ रही थी। यहाँ पर तेजी से जेफ वैन से नीचे आता है और उस वैन को ब्रिज के अंदर ढकेल रहा था। वो ब्रिज के अंदर किसी तरह उस वैन को ढकेल देता है और वो खुद अंदर आकर बैठ जाता है। तब तक वो कार वैन के ऊपर ब्रिज पे आ जाती है, पर वो लोग फिंच की वैन को नहीं देख पाते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और उनके जाते ही फिंच को तसल्ली मिलती है और फिंच वैन के बाहर जाकर देखता है और वो वैन के अंदर आकर शांति से बैठ जाता है। फिंच के पास जेफ भी बैठा हुआ था। यहाँ पर फिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि जब शुरुआत में सोलर फ्लेयर की वजह से ओजोन परत खत्म हो गई थी, तो लोगों को लगा कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये सोचकर वो लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए। पर मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें जल्दी ठीक नहीं होंगी, इसलिए मैं अपने सर्वाइविंग के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। और ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, तो तभी मैं क्या देखता हूँ कि एक 9 साल की बच्ची को उसकी माँ उसके हाथ में गन थमाकर उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिखे तो उसे शूट कर देना। और तभी वहाँ पर एक कार रुकती है। उस कार में कुछ लोग मौजूद थे। वो लोग उन लोगों पर गन तान देते हैं और वो उस छोटी सी बच्ची पे भी रहम नहीं करते, वो उसे मार देते हैं। उनके जाने के बाद फिंच उनकी डेड बॉडीज के पास आता है। फिंच देखता है कि उस बच्ची के पास जो बैग है वो हिल रहा है। जब वो उसके पास जाके देखता है तो उस बैग के अंदर एक पपी होता है, जो कि अभी फिलहाल में उसके पास जो डॉग है वो वही था। ये बात बताने का फिंच का ये मतलब होता है कि फिंच जेफ को बता सके कि इंसान किस हद तक गिर सकते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपनी वैन से आगे बढ़ चलते हैं। फिंच की तबीयत खराब होने की वजह से जेफ वैन को ड्राइव कर रहा था। वो काफी दूर आ चुके थे। तभी जेफ देखता है कि उसकी वैन की फ्रंट ग्लास पर एक तितली आके टकरा जाती है। वो उसे देखता ही रह जाता है और वो अपनी वैन रोककर फिंच को उठाता है। फिंच जब उस तितली को देखता है तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में उस तितली को देखकर हैरान था। वो तुरंत वैन के बाहर अपना हाथ निकाल के देखता है जहाँ पर उसका हाथ नहीं चल रहा था। इसका मतलब ये कि अब ओजोन परत हील हो रही है और धरती फिर से लोगों के रहने लायक बन रही है। ये सब देखकर फिंच काफी खुश था, इसलिए वो अपना व्हाइट सूट पहनकर वैन के बाहर डॉग
डॉग और रोबोट के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर जेफ के पास बहुत सारे पोस्ट कार्ड थे जो कि फिंच के होते हैं। जेफ फिंच से पूछता है कि ये पोस्ट कार्ड तुम्हें किसने भेजा, जिस पर जेफ उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि ये पोस्ट कार्ड मुझे मेरे फादर ने भेजे, मैं उनसे कभी नहीं मिला क्योंकि वो मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को छोड़ के चले गए थे और मैं उनसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए मैंने ये व्हाइट सूट बनवाया जिसे पहनकर मैं अपने फादर से मिलना चाहता था। उन्होंने मुझे एक ऐसा ही पोस्ट कार्ड भेजा जो कि बताता था कि वो सैन फ्रांसिस्को में है और मैं उनसे मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को आना चाहता था। पर फिर सोलर फ्लेयर की वजह से सारी धरती पहले जैसी नहीं रही और मैं फिर उनसे कभी नहीं मिल पाया। इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक बार सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज पे जाऊं और उस ब्रिज पे खड़े होकर पूरी दुनिया को निहारूं। जिस पर जेफ फिंच से कहता है कि हम जल्द ही उस ब्रिज पर होंगे। यहाँ पर फिंच डॉग के साथ बॉल को खेल रहा था और वो जेफ को भी कहता है कि तुम भी डॉग के साथ खेलो क्योंकि मेरे बाद तुम ही हो इसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ धीरे धीरे जेफ से डॉग की दोस्ती होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर फिंच काफी खुश था और तभी फिंच की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, उसे ब्लड वॉमिटिंग होती है और फिंच आखिरी बार जेफ से गले लगता है और फिंच जेफ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत था, मैं तुम्हें हमेशा से मशीन समझा पर तुम इंसानों से भी बेहतर हो, और अपने डॉग की जिम्मेदारी उसे दे देता है। और अब फिंच की डेथ हो चुकी थी। यहाँ जेफ फिंच का अंतिम संस्कार कर फिंच की आखिरी इच्छा जो कि उस ब्रिज पे जाना था वहाँ के लिए अपने डॉग के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में जेफ डॉग का ख्याल रखना भी सीख जाता है, वो फिंच की तरह ही डॉग का ख्याल रखा करता था। अब कुछ समय बाद ये लोग उस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और उस ब्रिज पर पहुंचकर जेफ देखता है कि वहाँ पर काफी लोगों की तस्वीर है, तो जेफ फिंच डॉग और अपनी तस्वीर बनाकर वहाँ पर लगा देता है और यहाँ से आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। और ये कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा।